जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ 150 क्वेश्चन प्लस जो रिवाइज कर करके आपको 500 क्वेश्चन मिलेगा रिवाइज करने का मौका। दोस्तों शुरुआत करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। दोस्तों जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। दोस्तों दूसरा मोटिवेशन है, कहा जाता है कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजा भी खोल देती है। दोस्तों मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य को दरवाजा भी खोल देती है। इसी के साथ अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को अभिनंदन है, नमस्कार है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसके साथ शुरुआत करता हूं मैं पहला क्वेश्चन। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो गदर आंदोलन के संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल पंजाब के एक महान बुद्धिजीवी और प्रचंड क्रांतिकारी थे। दोस्तों गदर आंदोलन के प्रमुख ये नेता थे। 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सैन फ्रांसिस्को नगर था। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सैन फ्रांसिस्को नगर पड़ता है। वहाँ एक गद्दर दल का गठन किए थे। इन्होंने गुरुमुखी भाषा में गद्दर नामक एक पत्रिका भी निकाले थे। लाला हरदयाल से प्रेरणा लेकर मोहन सिंह भाखना, कौन? मोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल से प्रेरणा लेकर के मोहन सिंह भाखना ने 1913 ईस्वी में युगांतर आश्रम का स्थापना किया था। कौन? मोहन सिंह भाखना भी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी निम्न कौन था? मैंने अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। कहा जाता है कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, नरम और गरम दल विभाजित हो गया था। दोस्तों जब 1907 का कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हुआ, लेकिन उसको पुनः कांग्रेस को 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और मिसेस एनी बेसेंट के सहयोग से एकीकरण किया गया। क्या किया गया? एकीकरण किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार किए थे। कौन? अंबिका चरण मजूमदार किए थे। और 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, 1916 में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, जिसमें संवैधानिक सुधारों का एक योजना बनाया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सीधा समाप्त कर दिया गया? किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया? तो शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया। शाहजहां अपने शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का सबसे ज़्यादा पक्ष लिया था। दोस्तों उस समय जहां आरा के प्रभाव में आकर के सहिष्णु बन गया था। कौन? शाहजहां। शाहजहां कहा जाता है कि 1636 और 37 में, कब? 1636 और 1637 में सीधा एवं पौविष प्रथा को समाप्त कर दिया था। कब? 1637 और 36 और 37 में। उसके स्थान पर चहार तस्लीमा को आरंभ किया था, जिसमें
और शाहजहाँ क्या क्या था कि जो पगड़ी पर एक तस्वीर लगाया जाता था, मैंने बादशाह का जो तस्वीर फोटो लगाया जाता उसको भी पाबंद कर दिया था शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला जो बनवाया था दोस्तों, ये बनवाया था मद्रास में। कहाँ? मद्रास में बनाया था। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है? मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्ट हासिल की वह कहाँ है? तो याद रखिएगा, वह लखनऊ में था। कहाँ था? लखनऊ में। मुगल काल में लखनऊ में एक फरंगी महल मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र के लिए मैंने अध्ययन के लिए विशिष्टता का उसको बना दिया गया था, जिसमें धर्मशास्त्र के विषय के बारे में सबसे ज़्यादा काबिल उपाधियों को मैंने उसको पढ़ाया जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर को चुनिए। इन्हीं मिलान करना है दोस्तों। कौन कौन है? आदित्यनाथ, मल्लिकानाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। तो आदित्यनाथ जो थे विसर्ग से संबंधित थे, एक का ये हो जाएगा। मल्लिकानाथ जल कलश से संबंधित है। मल्लिकानाथ किससे? जल कलश से संबंधित है। पार्श्वनाथ जो थे सांप से संबंधित है। पार्श्वनाथ सांप से संबंधित है और संभवनाथ आग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है दोस्तों, देवबंद आंदोलन यूपी जो संयुक्त प्रांत में किस बार आरंभ किया गया था? देवबंद आंदोलन यूपी में, यूपी को पहले बोला जाता था संयुक्त प्रांत, तो किस वर्ष आरंभ मैंने शुरुआत किया गया था? तो देवबंद आंदोलन जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1866 ईस्वी में। कब? 1866 में। कहा जाता है कि मोहम्मद कासिम ननतौबी और रशीद अहमद गंगोरी 1866-67 में इन्होंने देवबंद आंदोलन का शुरुआत किया था। कौन कौन? मोहम्मद कासिम नौतवी, याद रखिएगा, और रशीद अहमद गंगोही, ये दोनों मिलकर के, जिसका उद्देश्य था कि मुस्लिम संप्रदाय को या मुस्लिम धार्मिक पुनरुद्धार को, मैंने मुस्लिम को फिर से बढ़ावा देना या फिर से उसको नए तरीके से पेश करना। और अंग्रेज लोग जो सभ्यता ला रहे थे, उस सभ्यता को मुस्लिम संप्रदाय लोग उसको विरोध कर रहा था। क्या कर रहा था? उसको, उस संप्रदाय को मुस्लिम संप्रदाय लोग क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था और अपना धर्म को अच्छी तरह से लोगों में प्रचार कर रहा था। देवबंद आंदोलन का यही काम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो ये चुना था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में महिला को, एनी बेसेंट को पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो थे ख्वाजा उस्मानी हरूनी का। किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? याद रखेगा, ख्वाजा उस्मान हरानी का। ख्वाजा उस्मान हरूनी का एक शिष्य था। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो हुआ था अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत में, जिसका नाम है सजिस्तान। का नाम था सजिस्तान में हुआ था। इनके माता पिता के साथ वो खुरासन में जाकर के वो बस गए थे। खुरासन जो अफगानिस्तान में पड़ता है, खुरासन में बस गए थे। कहा जाता है उस समय ये 5 या 10 वर्ष के थे, अपनी शिक्षा के लिए ख्वाजा उस्मानी रूहानी के यहाँ गए और उनका ये क्या कर गए? शिष्य बन गए थे। क्या बन गए थे? वो शिष्य बन गए थे।
नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था दोस्तों, ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कहा जाता है कि 3 जून 1947 को जब विभाजन की पुष्टि की घोषणा हुआ था, 3 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 14 जून 1947 को बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने, कौन? 14 जून 1947 को बैठक हुआ था, उसमें गोविंद बल्लभ पंत जो थे भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत जो भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको क्या कर दिया? समर्थन दे दिया। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के शासनकाल में अपने नेतृत्व पर था। कहा जाता है कि जहांगीर का काल जो मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष पर था, यानी बहुत विकसित हो चुका था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा, हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार था आका रिजा, आगरा में एक चित्रशाला का स्थापना किया था। आगरा में क्या किया था? एक चित्रशाला का स्थापना किया। कहा जाता है कि जहांगीर चित्रकारी प्राकृतिक दृश्यों को सबसे ज़्यादा वो लुभावना था। प्राकृतिक दृश्य तो उसको अपने चित्र में सबसे ज़्यादा बनाता था दोस्तों। जहांगीर भी एक प्रकार का चित्रकार था। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार थे फर्रुख बेग। कौन कौन? फर्रुख बेग, बिशन दास, याद रखिएगा, फर्रुख बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अब्बुल हसन। जहांगीर के स्वयं भी एक प्रकार का चित्र था। पूछेगा दोस्तों कि बिशन दास किसके शासनकाल में चित्रकार थे? तो जहांगीर के। उस्ताद मंसूर जहांगीर के, दौलत मनोहर जहांगीर के, अब्बुल हसन जहांगीर के, फर्रुख बेग कहाँ? जहांगीर के थे। अगला क्वेश्चन जो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी। कौन था? JB कृपलानी। जिनका नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी। कहा जाता है कि भारतीय शिक्षक भी थे JB कृपलानी, समाजवादी थे, कार्यकर्ता थे, आज़ादी के पहले व बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे दोस्तों। उन्होंने प्रज्ञा समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था। कौन पार्टी? प्रज्ञा समाजवादी पार्टी का। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1934 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1934 में, कितना? 1934 में ये महासचिव बने थे JB कृपलानी। लेकिन 1946 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, मैंने 1946 तक हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे थे। और भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कहा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था दोस्तों। कौन? किसान इसका स्वयं भूमि का मालिक।
लेकिन सरकार क्या करता था, भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, माने भू राजस्व के भुगतान माने मालगुजारी जो होता है उसको रूप में वो जिम्मेदार होता था। यह व्यवस्था जो था दोस्तों वो 1792 ईस्वी में कर्नल रीड, नामद रखिए, कर्नल रीड के द्वारा बारामहल जिले में शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा बारामहल जिला, कौन सा? बारामहल जिले में पहली बार शुरुआत किया गया था। कहा जाता है कि 1820 में भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए मुर्नों ने 1820 में इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मुर्नों ने एक व्यवस्था स्थापित किया जिसका नाम था रैयतबारी व्यवस्था। रैयतबारी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास, उसके बाद मुंबई, उसके बाद बंगाल, और बाद असम और कुर्ग में लागू किया गया था। लगभग कहा जाता है कि भारत के 51%, कितना? 51% जगहों पर इसका माने लागू किया गया था। इसका विशेषता था दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं होना चाहिए। भूमि और स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे अपनी भूमि का विक्रय कर सकता है। लगान अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती है। किसानों को अपनी उपज का 1/2 भाग माने 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था। किसमें? रैयतबारी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो मिलता है दोस्तों ये मिलता है हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी में मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। कब? 1336 से लेकर के 1646 तक मध्यकालीन भारत का सबसे अच्छा शासन माना जाता था। इसका स्थापना किया था हरियर और बुक्का। कौन किया था? याद रखिएगा, हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसका स्थापना किया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हुआ था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हुआ। विजयनगर साम्राज्य 4 विभिन्न राजवंशों में एक चला था। अब कौन कौन राजवंश 4 को था दोस्तों ये भी देख लीजिए, सुन लीजिए। पहला था संगम वंश, सालुब वंश, तुल्लु वंश और अरबिंदु वंश। याद रखिएगा, संगम वंश, सालुब वंश, तुल्लु वंश और अरबिंदु वंश। सबसे ज़्यादा चलने वाला इस संगम वंश था। कौन था? सबसे ज़्यादा चलने वाला संगम वंश था। अब सबसे कम सालुब वंश चला था। कहा जाता है कि 1565 में भारी पराजय, जो तालिकोटा का युद्ध हुआ था उसमें भारी पराजय हुआ था। उसके 80 वर्ष तक चला था, माने उसके बाद भी 1565 के बाद भी वो 80 वर्ष तक चला था। बहुत सारे विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं। माने इतना माने विकसित बने था कि बहुत सारा चीज को जला दिया गया था, उसके बाद भी 80 वर्ष तक वो चला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो है बनावली। कौन है? बनावली। बनावली जो पड़ता है दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता स्थित है। कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली। कहा जाता है कि इस स्थल का जो उत्खनन हुआ था 1973 या 74 के आसपास में एस बिस्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एस बिस्ट के द्वारा। इस स्थल में टेराकोटा का हल, मकानों में अग्निवेदिता, क्या? टेराकोटा का हल, मकानों में अग्निवेदिता तथा लघु नारी मूर्तियां का भी प्रमाण मिला। अब आते हैं धौलावीरा के इस बारे में कुछ जान लेते हैं जरा सा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है, जो सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है दोस्तों। कहा जाता है सर्वाधिक खूबसूरत तथा सबसे बड़ा नगर था कौन? धौलावीरा। यहाँ से घोड़े का कलाकृतियाँ का अवशेष मिला है। घोड़े का कलाकृतियाँ का अवशेष मिला है। जरा सा कालीबंगा को भी देख लेते हैं। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में
स्थित है दोस्तों। गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर यह पाया जाता है। इसका प्रमाण मिला है कालीबंगा का। यहाँ सबसे अच्छा बात है दोस्तों कि जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कहाँ जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। लोथल से हम कहते हैं कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम यहाँ से गोदीबारा, एक बंदरगाह था गोदीबारा, उसका प्रमाण लोथल से मिला है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था 1936 ईस्वी में। कहा जाता है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गया था, जिसका स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। लेकिन इसका अध्यक्ष जो थे दोस्तों एनजी नारंगा थे। कौन थे? एनजी नारंगा सचिव थे दोस्तों। याद रखिए, सॉरी दोस्तों, एनजी नारंगा सचिव थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारकर गया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। तो कौन मारा था? तो मदन लाल धिंगरा मारा था। कौन? मदन लाल धिंगरा। याद रखिएगा कौन कौन किसको मारे हैं, देख लीजिएगा। उधम सिंह जो थे, उधम सिंह के बारे में बताते हैं। माइकल ओडायर की गोली मारकर के हत्या किए थे। मदन लाल ढींगरा एक ये थे कर्नल विलियम और कर्नल बाइली को हत्या किए थे। किसका? कर्नल विलियम कर्नल बाइली को हत्या किए थे। कौन? मदन लाल ढींगरा। अब आते हैं एमपीटी। एक ये थे कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। कौन? मदन मोहन पार्षद किए थे स्थापना। अब आते हैं बीडी सावरकर। अभिनव भारत का स्थापना 1904 ईस्वी में अभिनव भारत का स्थापना किए थे बीडी सावरकर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहा जाता है कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन गया के निरंजना नदी के तट पर इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान उपरांत गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम धर्म उपदेश दिए थे। कहाँ? धर्म उपदेश। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गृह त्याग घटना को महाविनाश कर्मण कहते हैं। जब घर को त्याग कर दिया उसको महाविनाशमक कर्मण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाता है। घटना को क्या कहलाता है? संबोधि कहलाता है। याद रखिएगा, ज्ञान जो प्राप्त किए थे उसको क्या कहते हैं? संबोधि। इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मण को दिए थे दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे 5 ब्राह्मण को, जिसमें कौंडिन्य, बाप, भाद्री, अश्ववर्जित और महानामित है। कौन के? महानामित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार का मस्जिद था। क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। कहा जाता है कि लाक्स बक्स के उपनाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन? लाख बक्स के नाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। मैंने शुरुआत में अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ी नाम से एक मस्जिद बनवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम नाम से बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी मृत्यु हो गया था जब ये मैदान में पोलो खेल रहा था, तो खेलते समय ये गिर गया था, उसी के क्रम में इनकी मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल
विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा, ये किया गया था 1917 में। कब? 1917 में। कहा जाता है कि केंद्र सरकार कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के अध्ययन तथा उस रिपोर्ट के अनुसार एक आयोग का गठन जो किया गया था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.E. सैंडलर। इन्होंने अपना सबसे पहले विचार दिया था, इन्हीं के विचार पर सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का सुधारना बहुत अति आवश्यक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, याद रखिएगा, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य थे जमाली। कौन थे? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। भगवान महावीर की पुत्री प्रियदर्शना किससे शादी हुई? उनका पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, उन्हीं से जमाली और प्रियदर्शना में शादी हुआ। महावीर ने स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लिया था। किससे? नंदी वर्धन से आज्ञा लिया। और 12 वर्ष तक मैंने आज्ञा लेकर के घर को त्याग दिए थे, लेकिन 12 वर्ष तक दोनों कठोर तपस्या के साधना के अवसर पर, वो तपस्या के अवसर पर 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रिजुम्बिक, कहा जाता है जगह का नाम था रिजुम्बिक, के समीप रिजुपालका नदी के किनारे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कनिष्क ने किस प्रोत्साहन दिया था? मैंने कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो याद रखिएगा, कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का महायान शाखा का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया था। दोस्तों, कनिष्क के दरबार में बहुत सारे आए थे, विद्वान थे, जिससे पाशर्व थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन जैसे विद्वान, चरक जैसे चिकित्सक मैंने विद्वान इनके शासन काल में या इनके राज्य में रहते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की शुरुआत किया था? तो मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग जो शुरू किया था? 1940 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो याद कर दिए, हे पुर्तगाली करता था। कौन सा? पुर्तगाली करता था। कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी समुद्री डकैती होती है, हुगली का प्रोत्साहन पुर्तगाली करते थे। लेकिन भारत में आने वाले कंपनियों के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आया था। दोस्त, पुर्तगाली ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाया था? कोचीन में। याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री बनाया था जो कोचीन में बनाया था। इन्होंने शांत जल की नीति, ब्लू नीलू पॉलिसी, जो शांत जल की नीति सबसे पहले पुर्तगालियों ने लिया था। निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों को बोधिसत्व का अंगन मिलता है? निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो याद रखिए, कान्हेरी गुफा में। किसमें? कान्हेरी गुफा में। कहा जाता है कि कान्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। मुंबई के निकट संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान सालमेट द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, कौन सा? कान्हेरी गुफा, जिसे पर्वत या चट्टानों को काट करके बनाया गया था। अगर पर्वत चट्टान को काट करके जो बौद्ध का गुफा जो बना था, उसको चैतन गृह भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो हुआ था 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। 3री ईस्वी पूर्व हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का शैलिंग चित्रांकन किया गया है। 11 सिरों वाला का। निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का स्थापना हुआ था?
बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का जो स्थापना हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि भारत में छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया तामलुक जो मिदनापुर सतारा सहित देश के कई स्थानों पर सरकार की स्थापना हुआ था। 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिला में सतीश सामंत के नेतृत्व में, कौन सा? सतीश सामंत के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, जातीय सरकार का गठन हुआ था दोस्तों। उस समय कहा गया था कि सरकार अगर तूफान से जो पीड़ित है उसको मुआवजा दिया जाए या तूफान से पीड़ित है उसको सहायता किया जाए, स्कूलों को अनुदान दिया जाए, धनी लोग गरीबों में अपना धन को बांटने का कुछ प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो हेमू, किसके लिए? हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ। कहा जाता है कि भारत के महान योद्धा दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू था दोस्तों। अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त किया था। अफगान और मुगल के विरुद्ध युद्ध किया था जिसमें 22 युद्धों में विजय प्राप्त हुआ था। हेमू को विक्रमादित्य का भी उपाधि मिल गया था। भारतीय गौरव का अंतिम शासक के बताया जाता है हिंदू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? तो याद रखिएगा मित्र। कौन था? मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7 अंग कौन कौन था, जिसमें 7वां अंग मित्र था दोस्तों। पहला स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल और मित्र था। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वशासन शासन का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण काल स्थानीय स्वशासन 1882 में किया था दोस्तों। उनके अनुसार देश के राजनीतिक शिक्षा आरंभ हुआ। उन्हीं के समय में राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों का स्थापना किया गया था। जिला, उपविभाग, तालुक, तहसील बोर्ड बनाने का भी उसी के समय में शुरुआत हुआ। नगरों में नगर पालिका स्थापित किया गया था। स्थानीय संस्थाओं को आय के माने लोगों को साधन भी बनाया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषणा किया था? निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो क्या था? नागपुर अधिवेशन में। कौन सा? नागपुर अधिवेशन। कहा जाता है कि कांग्रेस के 1920 में नागपुर अधिवेशन जो हुआ था पहली बार रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। 1924 का बेलगांव सम्मेलन सबसे छोटा सम्मेलन था दोस्तों। कौन सा? 1924 में जो बेलगांव सम्मेलन हुआ था वो भी छोटा एक सम्मेलन था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराया था दोस्तों पान चाओ ने। कौन? पान चाओ ने। कनिष्क के चीनी सेनापति पान चाओ के पास अपना राजदूत भेजकर चाओ की पुत्री से शादी का प्रस्ताव रखा। कनिष्क ने चीनी सेनापति पान चाओ, किसका? पान चाओ के पास अपना राजदूत भेजकर उसका पुत्री से शादी का प्रस्ताव रखा।
लेकिन जिसे चाऊ ने अस्वीकार कर दिया। कनिष्क ने सुस्त होकर चीन पर आक्रमण कर दिया, चुस्त और दुरुस्त होकर के चीन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पांचाऊ से कनिष्क की हार हो गई थी। पांचाऊ से कनिष्क का हार हुआ था दोस्तों। स्थापना का क्या तात्पर्य है? तो स्थापना का क्या तात्पर्य है? भू राजस्व विभाग इसका अर्थ होता है दोस्तों, स्थापना का तात्पर्य। स्थापना का अर्थ है भू राजस्व से विजयनगर साम्राज्य में स्थापना विभाग के द्वारा भूमि कर वसूली की जाती थी। भूमि कर वसूली किया जाता था विजयनगर साम्राज्य में। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढला पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती आवश्यक होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, चाय का खेती होता है। किसका? चाय का। चाय प्रिय पौधा है दोस्तों। चाय में बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है, छाया में, हल्की छाया में बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। इसके लिए खेती की ढालों होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 200 सेमी से अधिक भी वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो याद रखिएगा, चाय बागान जो नहीं है यह है गिरनार पर नहीं है दोस्तों। कानन देवन में है चाय बागान, नीलगिरी में भी चाय बागान है, दार्जिलिंग में भी चाय बागान है। गिरनार पहाड़ी चाय बागान स्थित नहीं है, जबकि कानन देवन जो है दोस्तों ये चाय बागान के लिए, नीलगिरी चाय बागान के लिए, दार्जिलिंग पर चाय बागान स्थित है। कूच बिहार चाय बागान दार्जिलिंग पहाड़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं? गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय पठार का अंश है, लेकिन भुवन पहाड़िया ये नहीं है। भुवन पहाड़िया असम में पड़ता है दोस्तों। कहा जाता है कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। मेघालय पठार का शिलांग पठार भी कहते हैं। याद रखिएगा, शिलांग पठार के नाम से मेघालय पठार को ही कहा जाता है, जो पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के उच्च भूमि या पूर्वी क्षेत्र स्थित है। इस पठार के पश्चिम भाग में उत्तरी दक्षिण कागर पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाया जाता है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी हिस्सा है दोस्तों, जो मुख्य रूप से प्राचीन चट्टानों से बना हुआ। किसका चट्टानों से? प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। इसमें कोयला, लोहा, अयस्क खनिज भी पाए जाते हैं। जो भुवन पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये असम राज्य की बराक घाटी से संबंधित है। असम राज्य का बराक घाटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो याद रखिए, कमी का रुख दिखाती है। किसका? कमी का रुख दिखाती है। उस समय जो था 2.14% था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में नहरों में किसे दामोदर नदी से निकाला गया? किसे दामोदर नदी से निकाला गया? तो एडन नहर को। किसको? एडन नहर को निकाला गया। यह नहर परियोजना 1938 ईस्वी में कितना 1938 ईस्वी में पूरा हुआ था, जो पश्चिम बंगाल के सिंचित क्षेत्र को, वर्धमान जिला सीमावर्ती क्षेत्र को भी सिंचित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए अंकों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। खनिज। खनिज है दोस्तों जो समाप्त होने योग्य है। खनिज क्या है? समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा असमाप्त है। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है। वनरोपण वर्षा है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्त सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? कौन सा एक व्यस्त सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर है दोस्तों। कहा जाता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर समुद्री जलमार्ग का उत्तर अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र का एक हिस्सा है। यूरोप के पश्चिम विकसित क्षेत्र के मध्य में स्थित है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है दोस्तों। झूमिंग करते हैं, तो झूमिंग जो करते हैं, झूमिंग करते हैं भोटिया के द्वारा। किसके द्वारा? भोटिया के द्वारा करते हैं। कहा जाता है कि खासी एक अनुसूचित जनजाति है। खासी क्या है? एक अनुसूचित जनजाति है। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करती है। खासी जनजाति झूमिंग की खेती करते हैं दोस्तों। खासी जनजाति में भूटिया भी क्या करता है? झूमिंग का खेती करता है। झूमिंग खेती को ही हस्तांतरित खेती भी कहा जाता है। आप ढकढका दिए जी। अभी करेगा प्लास्टर। आप ढकढकाए, वीडियो रिकॉर्ड हो गया ना। ढकढकाए तो रिकॉर्ड हो गया मोबाइल। जरा सा आवाज धीरे धीरे करेगा। नहीं बनेगा पूरा अच्छा आवाज आएगा। 56 तक के बाद अभी 150 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आओ है। इनका से पूछ रही कितना देर लगता। ढेला ढक्कन 10 क्वेश्चन मार देते हैं। नजरिया लुटाए बाबा। अरे रे 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 तेरा। निम्नलिखित में कौन सा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य का विधानमंडल। कौन सा? राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो समाजवादी जो शब्द है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है?
से जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। किसके साथ? 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया। इसके जरिए 3 नए शब्द जोड़ा गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 352। कौन सा सही? 352। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है? 352। तो संविधान 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन 356 के तहत, किसके तहत? 356 के तहत राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किया जा सकता है। लेकिन 360 के तहत अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति देश का वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है 360 के तहत। निम्नलिखित में किसके संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने का जो शक्ति दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। कहा जाता है कि संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। इस शक्ति में प्रयोग न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है: लेखबंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश करता है, प्रतिषेध करता है, अधिकार परीक्षा करता है माध्यम से। अगर अनुच्छेद से आते हैं तो 32 से भी करता है और 226 से उच्च न्यायालय के माध्यम से करता है। कितना? 32 और 226 के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 200 करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र या राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा इसका वित्त आयोग होगा। कौन सा? वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 के तहत मैंने गठन का संबंध के वर्णन है इसमें। कहा था कि संघ और राज्य के बीच जो बदलते वित्तीय संबंधों को आकलन संशोधन राष्ट्रपति को दिया जाता है, वित्त आयोग ने देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है? तो यह है 73वें संविधान संशोधन के तहत। किसका? 73वें संविधान संशोधन के तहत। कहा जाता है इसका लागू 24 अप्रैल 1992 को लागू किया गया था। कब? 24 अप्रैल 1992 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियां किस में निहित है? अधिशासी शक्तियां जो निहित है दोस्तों, यह है भारत के राष्ट्रपति में। कितने में? भारत के राष्ट्रपति में। कहा जाता है कि अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 का संबंध है। कहा जाता है कि 352 के तहत 352 के 3 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से आपात का घोषणा कर सकता है। 352 अनुच्छेद में कहा गया, 352 के 3 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र का स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान जो किया गया है
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 324। कितना? 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में और 329 तक, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग और भाग 5 को कार्य प्रणाली का बनाया। यानी भाग 5 नहीं, 15, सॉरी दोस्तों, भाग 15 में कार्य प्रणाली का वर्णन किया है। यानी 324 से लेकर 329 तक। कितना? 324 से लेकर के 329 तक के, ठीक है। लेकिन भाग कहेगा तो भाग 15 है ना, भाग 15 में वर्णित किया गया। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार होगा। यानी 326 में लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन का जो अधिकार, सभाओं का अधिकार होगा, वयस्क मताधिकार होगा। लेकिन अनुच्छेद 320 में, किसमें? अनुच्छेद 320 में कहा गया है कि लोकसभा आयोग के कार्य से संबंधित है। किससे? 320 किससे संबंधित है? लोकसभा आयोग से कार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सरकारी आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग जो संस्तुति है केंद्र और राज्य से संबंधित है। किससे? केंद्र और राज्य से संबंधित है। केंद्र और राज्य का संबंध विचार करने का सबसे पहले निर्णय उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। किसका अध्यक्षता में? R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसको सरकारी आयोग कहते हैं। इसके दो व्यक्ति थे, एक शिवरामन थे और एक R.S. सेन थे। एक शिवरामन, एक R.S. सेन थे, दो सदस्य थे। अपनी रिपोर्ट 1987 में इन्होंने पेश कर दिया, लेकिन 27 जनवरी 1988 में सार्वजनिक किया गया, लोगों के सामने इसका पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना प्राप्त किया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से। क्या? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। कहाँ से? अमेरिका एक्ट कनाडा से भी प्राप्त है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अमेरिका संविधान के, यानी 1935 का जो एक्ट है, अमेरिका संविधान या ब्रिटिश संविधान, कनाडा संविधान लिया गया। आयरिश संविधान संशोधन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरिश किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ से रूस से संविधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से, जर्मनी का वाइमर संविधान संशोधन, फ्रेंच संविधान संशोधन जापान से शामिल है। माने जापान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी सभी से भारत कुछ ना कुछ वहाँ से अपना अधिकार, माने वहाँ का जो कानूनन संसद है वहाँ पे बना हुआ है उसको लेने का काम किया है, अपने संविधान में शामिल करने का काम किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने तो शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, माने किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो संविधान जो संशोधन, माने संविधान के जो अनुच्छेद संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, कितना? 341 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करना तथा अनुसूचित जाति घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का हेतु शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में। संवैधानिक प्राधिकरण राष्ट्रपति में निहित है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद।
भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार संशोधन करने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद में है। कितना? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन कर और भाग पूछेगा तब भाग कितना? 20। भाग पूछेगा तब भाग कितना? 20 है। निम्नलिखित में कौन एक भारत के संविधान संघीय लक्षण नहीं है? कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एकहरी नागरिकता नहीं है। कौन सा? एकहरी नागरिकता नहीं। कहा था एकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, जबकि प्रश्नानुसार केंद्र तथा राज्यों की शक्तियां का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान एवं स्वतंत्रता न्यायपालिका संविधान से संघीय लक्षण है। याद रखिएगा, केंद्र तथा राज्य की शक्तियां का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। निम्नलिखित में कौन अपने मंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो लोकसभा के जो सदस्य थे इसमें चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। कहा जाता है चंद्रशेखर भारत के 90 प्रधानमंत्री, 9वें प्रधानमंत्री थे। कम 9 नंबर के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इनके कार्यकाल जो था 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक चला था। कब तक? 10 नवंबर 1990 से लेकर के और 1991 तक चला था। 21 जून चला था। चंद्रशेखर भारत के निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने यहाँ समाजवादी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसका? समाजवादी पार्टी का। 1977 में लोकसभा का निर्वाचन 8 बार उत्तर प्रदेश बलिया क्षेत्र से जीतते रहे। कितना बार? बलिया से 8 बार वो जीतते रहे। याद रखिएगा, कहाँ के थे? बलिया से उन्होंने कितना बार जीतते रहे? 8 बार जीतते रहे। और 1984 में एक ही बार चुनाव हारा था। कब? 1984 में एक बार चुनाव चंद्रशेखर हार गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद त्याग कर सकता है। किसकी? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार अथवा असमर्थ के आधार पर संसद के 2/3 कितना? संसद के 2/3 सदस्यों को बहुमत पारित करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, 2/3 संसद के जो सदस्य है उसके द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से इनको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अस्कर्वी रोग का इलाज में उपयोगी है? तो अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। कौन सा? आंवला। विटामिन सी, याद रखिएगा, विटामिन सी जल में विलेय विटामिन सी होता है जो जल में विलेय होता है। इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका सूत्र होता है C6H8O6। C6H8O6 एस्कॉर्बिक एसिड सूत्र होता है। इसकी कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। जैसे खट्टे रसेदार फलों में नींबू, संतरा, आंवला, पत्तेदार सब्जियों में, अनाज में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस। एडिस मच्छर
एल्वोपिटस, जिसमें टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। एडीज मच्छर को एल्वोपिटस को टाइगर के नाम से जानते हैं। पीत, ज्वार, डेंगू, ज्वार, चिकनगुनिया, मेटलुई, एनोसेफ्लाइटिस जैसे रोग कारण विषाणु वाहक होता है। किसका होता है? विषाणु वाहक होता है। लेकिन जापानी एन्सेफ्लाइटिस रोग फ्लेवाइडी कुल का विषाणु होता है। इसमें किसका होता है? फ्लेवाइडी कुल का विषाणु होता है, इसमें ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनोसीमिया कहते हैं, एनोसीमिया किसे कहते हैं? तो एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। किसको? घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। अर्थात मनुष्य के सूंघने की क्षमता कम हो जाता है, नाश हो जाता है। एनोसीमिया उसे कहते हैं मनुष्य के सूंघने की क्षमता क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो याद रखिएगा, जेनेटिक्स अनुवांशिक और विचरण का अध्ययन है। किसका? अनुवांशिक और विचरण का अध्ययन है। अनुवांशिक और विचरण का अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, या जेनेटिक्स का अध्ययन मैंने किया जाता है इसमें। अनुवांशिक जीव विज्ञान के वह शाखा जिसमें वंशागणिति के नियमों और कारक का विभिन्न अध्ययन किया जाता है। इसमें का एक वैज्ञानिक का नाम था गेगर मेंडल। उन्होंने अनुवांशिक की शामिल सबसे पहले किया था, अनुवांशिकता में शामिल सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या होती है? तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मापन अंतर्राष्ट्रीय इकाई में एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एम्पियर से। एम्पियर मान एक कूलाम धारा को प्रति सेकंड विस्थापित करता है। एक कूलाम धारा को प्रति सेकंड क्या करता है? विस्थापित करता है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसका दाब प्रति इकाई क्या होगा? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब किसी दिए गए बल के क्षेत्र को दाब बढ़ाया जाता है तो इसमें प्रति इकाई क्षेत्र पड़ने वाला दाब कमी आ जाती है। प्रति इकाई क्षेत्र पड़ने वाला दाब क्या आ जाता है? कमी आ जाता है। सूक्ष्म पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किस कोटि का होता है? सूक्ष्म पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस किस कोटि का अंतर्गत आता है? तो यह आता है माइक्रोमीटर के अंतर्गत। किसके अंदर? माइक्रोमीटर के अंतर्गत आता है। प्रकाशीय की सहायता से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे माइक्रोमीटर कहते हैं। कौन एक कवक जनित रोग है? कवक जनित रोग कौन है? तो कवक जनित रोग दाद है। कौन सा? दाद है, याद रखिएगा। दाद नामक रोग जो होता है ट्राइकोफाइटाइन नामक कवक से फैलता है। ट्राइकोफाइटाइन, याद रखिएगा, ट्राइकोफाइटाइन, ट्राइकोफाइटाइन नामक कवक से फैलता है। मलेरिया जो फैलता है दोस्तों, मलेरिया किससे फैलता है? ये प्लाज्मेडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। गलसुआ जो फैलता है, गलसुआ जो फैलता है मप से, और मप से फैलता है। गलसुआ किससे फैलता है? मप से, MUMPS से। जलातंक होता है हाइड्रोफोबिया, विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला मानव रोग है। क्या? हाइड्रोफोबिया जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला क्या है? मानव रोग है। डीजल का निष्कर्षण होता है, तो डीजल का निष्कर्षण जो होता है दोस्तों, ये होता है जमीन से। किससे? जमीन से। डीजल का निष्कर्षण कहाँ से होता है? जमीन से। लेकिन अभी तक जमीन से हो रहा था, लेकिन बीच में एक रतन जोत नामक पौधे से भी डीजल का उत्पादन होता है। किससे? रतन जोत नामक पौधे से। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो जर्मन सिल्वर में जो सम्मिलित है दोस्तों, वो है कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल। क्या? कॉपर, जिंक और निकेल है।
निम्नलिखित में कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट होता है प्रयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है तो इसका सूत्र होता है CaSO4 होल टू हाफ H2। CaSO4 होल टू हाफ H2 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रसोई गैस LPG मुक्त होती है, रसोई गैस LPG मुक्त होती है, तो इसमें LPG में मुक्त होता है जो होता है मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन। प्राकृतिक कहा जाता है कि प्राकृतिक या पेट्रोलियम, प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस क्या है? पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाला प्राकृतिक गैस है, जो 95% क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन पाया जाता है। घरों में प्रयुक्त होने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस को LPG ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर इससे क्या कर देता है? द्रव के रूप में भरा जाता है। लेकिन इसको गंध पहचानने के लिए सर दोस्तों सल्फर यौगिक जिसको कहा जाता है मर्केप्टॉन, मिथाइल मर्केप्टॉन को मिला दिया जाता है। क्या कहा जाता है? मिथाइल मर्केप्टॉन को इसको मिला दिया जाता है, जिससे गंध से हम पहचान सकते हैं। अगला दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कोलकैसिफेरॉल राष्ट्रीय यौगिक, कोलकैसिफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है। कोलकैसिफेरॉल का रासायनिक नाम, ये रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिकम। विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन माना जाता है, इसके सर्जन से कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। इसके मैंने कैल्सीफेरॉल क्या पाया जाता है? विटामिन डी। खाने का नमक NaCl किस में बनता है? किससे बनता है? खाने का नमक जो सोडियम क्लोराइड होता है किससे बनता है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। किसमें? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। खाने का नमक जो निर्माण मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की परंपरा क्रिया से होती है। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री जल को क्या किया जाता है? वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है। माने समुद्र का जल को जो वाष्पीकरण करता है उसी से हम नमक, जिसमें 75% सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? 75% सोडियम क्लोराइड होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन है? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा है? तो एसीटिलीन है। कौन सा? एसीटिलीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, तो BCG का जो टीका दिया जाता है दोस्तों क्षय रोग में दिया जाता है। किसमें? क्षय रोग में दिया जाता है। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। कौन सा? विटामिन के है घावों में भरने वाला। रक्त को थक्का बनाने वाला है विटामिन के सर दोस्तों याद रखिएगा विटामिन सी है। इसका सही उत्तर विटामिन सी होगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है दोस्तों, बढ़ नहीं जाता है, घट जाता है। याद रखिएगा। थायराइड हार्मोन का न्यूनतम से होता है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। कौन सा मतलब क्या होता है? तो थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है गलकंड बीमारी। कौन सा? गलकंड बीमारी होता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा मूत्र में पाया जाता है। किसमें? मूत्र में पाया जाता है। मानव मूत्र में से समानता कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र से
समानता कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। किसका? सी का। निम्नलिखित में कौन सा रक्त नहीं तब भी श्वसन करता है? कौन रक्त नहीं है, किसमें रक्त नहीं है तब भी वो क्या करता है? श्वसन करता है। तो याद रखिएगा हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी ये श्वसन करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ जो प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम। कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा रेशम। कहा जाता है कि सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर प्रकृति में पाए जाते हैं। इन्हीं पौधों को जीवधारियों से प्राप्त किया जाता है, मैंने इसी के किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो चींटी का। किसका? चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में क्या होता है? बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैफीन क्षारक उपस्थित होता है। तो कैफीन किस में उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा चाय और कॉफी दोनों में होता है। चाय और कॉफी में कैफीन दोनों में होता है। कैफीन चाय और कॉफी दोनों में होता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त पादप है कोकोनोटस, दूसरे पादप में भी पाया जाता है। कोकोनोटस में भी पाया जाता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश का परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश का परिकिरण। जब प्रकाश सूक्ष्म कण तथा वायु के अणुओं पर पड़ता है। कहा? जब प्रकाश का कण है सूक्ष्म कण तथा वायु के अणुओं पर पड़ता है तो चारों ओर बिखर जाता है दोस्तों। इस क्रिया को ही प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। क्योंकि परिकिरण तरंगदैर्घ्य में व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिकिरण जो होता है तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैंगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन करना। कौन सा? ऑक्सीजन को परिवहन करना। कहा जाता है कि लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लाल रुधिराणुओं में कौन में हीमोग्लोबिन नाम का क्या पाया जाता है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को परिवहन करता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त कणिकाओं के कारण होता है। निम्नलिखित में किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो याद रखिएगा सीबी देसाई। कौन सा? सीबी देसाई किया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर सीबी देसाई ने किया, जो गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन और अवशिष्ट निर्माण की पर्यावरण तकनीक पर आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग जो प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा हींग प्राप्त करता है तने के श्राप से। किसमें? तने के श्राप से। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित था। कौन सा? अम्बेलिफेरी कुल। अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है। हींग इन पौधों के एक प्रकार का तना जिससे गांठों से जड़ या अंकुर निकलता है। जड़ों से जो प्राप्त किया जाता है। कैसे? जड़ों से, यानी ए और बी दोनों होता है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन सा वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो यह हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी निवेश। सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी निवेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? तो राजा जे चेलैया समिति की सिफारिश है। किसके? राजा जे चेलैया समिति की सिफारिश। कहता है कि कर आधार और को विस्तृत करने के लिए राजा चेलैया समिति की संस्तुति किया गया था, जिससे सेवा कर को 1994-95 केंद्रीय बजट में शुरू किया गया था।
कब? 1994 और 95 में किया गया था सेवा कर को। किस समिति के तहत? चेलैया समिति के तहत, राजा चेलैया समिति के तहत किया गया था। शुरू में 3 सेवाओं को किया गया था दोस्तों। पहला किया गया था टेलीफोन को, सामान बीमा को, स्टाफ वर्कर्स को। कौन कौन? टेलीफोन, सामान बीमा, स्टाफ वर्कर्स को किया गया। लेकिन धीरे धीरे अभी तक की सेवा 121 सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया गया है। कितना? 121 को लाया गया है। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या है? मैंने महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, भारी उद्योग की स्थापना करना, जो पूंजी का संगठन, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी का संगठन। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, 1956 से 61 के आधार पर किया गया था दोस्तों, जिसका माननीय तत्कालीन सदस्य पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। इसका जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का है कृषि पर आधारित था, कृषि का विकास था इसका मुख्य लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो योजना अवकाश का जो अवधि था दोस्तों, याद रखिएगा, ये 1966 से 69 के आसपास में था। भारत में योजना अवकाश की अवधि 66 से 69 की थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण असफलता परिणाम 3 साल के नियोजन के स्थगित रखने की घोषणा की गई। क्या? 3 साल इसको क्या कर दिया? स्थगित रखने की घोषणा किया गया, जिससे 3 वार्षिक योजना लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ई बीज संबंधित है, तो ई बीज जो संबंधित है ये है सरकारी सेवाओं को पहुंचाने हेतु, किसके? सरकारी सेवाओं को पहुंच हेतु। कहा जाता है कि ई बीज भारत का गवर्नमेंट फॉर बिजनेस वेब पोर्टल है, जो व्यावसायिक सरकार के साथ साथ क्रियाओं को सरलता सुविधा उद्देश्य करता है। यह 11 सेवाओं को सम्मिलित किया गया इसमें। ई बीज में कितना? 11 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित नहीं करता। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित नहीं करता है, तो एक नहीं करता है कुशलता में विकास। कौन सा? कुशलता में विकास नहीं करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित नहीं करता है, उत्पादकता में कमी नहीं करता है दोस्तों, ऐसे ही होगा, उत्पादकता में कमी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति नई कृषि रचना का परिणाम थी, जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। किस समय में? 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था हरित क्रांति का। तय है इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें दशक के दौरान। किसके दौरान? 7वें दशक के दौरान किया गया था। कहा जाता है कि हरित क्रांति का जनक 1966 ईस्वी में माना जाता है, जो प्रारंभ हुआ था। जनक नहीं, 1966 में। इस क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति जो घोषित किया गया था, ये किया गया था नरसिम्हा राव के शासनकाल में। किसके? पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का जो आर्थिक नीति 1991-92 में घोषित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। स्वामित्व के आधार पर कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो इसका हो जाएगा कंपनी के ऋण पत्र। क्या हो जाएगा? कंपनी के ऋण पत्र। जीवन बीमा निगम पॉलिसी, बैंक की सावधि जमा, किसान विकास पत्र, ये सब सही है। पूंजी बाजार से आशय है, पूंजी बाजार से जो आशय है शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से। निम्नलिखित में भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकास किया जा रहा है? औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकास किया जा रहा है। भारत का कौन सा औद्योगिक गलियारा है? तो इसका जो है दिल्ली से मुंबई। कौन सा? दिल्ली से मुंबई है।
दिल्ली से मुंबई औद्योगिक गलियारा वर्ष 2006 में भारत सरकार जापान की सहायता से शुरू किया गया था। यह 7 राज्यों से होकर गुजरेगा। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंदौर 5000 किलोमीटर के लमसम एक जोड़ेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होता है। क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति बढ़ोतरी होती है। इसके तहत बजिए घाटा को अतिरिक्त निर्मम प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में कौन अब भारत में तेल की कंपनियां कीमतों का निर्धारण करेगा? कौन अब भारत में तेल की कीमतों को निर्धारण करेगा? तो तेल कंपनियां करेगा। कौन सा? तेल कंपनियां करेगा दोस्तों। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर संबंधित जीडीपी से। किससे? जीडीपी से संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का असर धर्म से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र से। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन अगले 3 दशक में 3.5% 1970 के दशक में अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसे धीमी विकास दर को हिंदू वृद्धि दर कहा था। कौन कहा था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा था। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारंभ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तय किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसे पूरा अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में प्रस्तावित किया था। टारगेट 3 इसके तहत क्या किए थे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2012 से शुरू करने की घोषणा किया था। गाँव के सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति, संचार सेवा नेटवर्क, तकनीकी, ये सब मैंने विकास करने का शुरुआत किए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के रूप में संचालित किए थे। मैंने इसी का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब आ गया मैं दोस्तों 1 मीटर, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 80 मीटर है। कितना? 80 मीटर। 5 मीटर, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खसकता है। एक बार में यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, और दूसरे बार चढ़ता है तो 2 मीटर नीचे खसक जाता है। फिर 5 मिनट चढ़ता है, फिर 2 मीटर नीचे खसक जाता है। तो खंबे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को जो लगा समय, तो इसका सही याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिक है आपको h माइनस जे बटा डिफरेंट +1 और यहाँ 2 होगा। याद रखिएगा, इस पर बैठाइएगा। 80 है, हाइट 80 हुआ। अब देखिएगा कितना मीटर ऊपर जा रहा था? 5 मीटर। 5 बटा कितना हो जाएगा? 5 और 2 के अंदर कितना होता है? 3। तो 3 लिख देंगे, +1 और इसको 2 से कर मल्टीप्लाई कर। तो 80 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 75। 3 से देंगे तो 25 या 75 और 2 से तो 25 दूनी 50 कर जाएगा ना। 25 दूनी 50 और +1 51 मिनट। कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर 51 मिनट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 51 मिनट। अगला क्वेश्चन है, उस वस्तु की कीमत क्या होगा 24 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत लागत मूल्य तुल्य हो जाता है?
तो इसका आप याद रखिएगा, एक रामबाण ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 10 इंटू रूट अंडर x प्लस 25 माइनस 50। अगर लाभ प्रतिशत कहेगा तो संख्यात्मक में रहेगा तो क्या करेगा, 10 रूट अंडर x का मान यहाँ रख लीजिएगा 24 प्लस 25 माइनस 50। तो इसका 49 हो जाएगा। 49 गुने 70 7 निकल जाएगा तो 10 होते 70, 70 माइनस 50 यानी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। 5 आदमी का औसत अंशदान किसी फंड में 35 रुपया है। छठा आदमी जुड़ जाता है तो औसत व 6 आदमियों के परिणाम औसत 35 रुपया अधिक हो जाता है। यानी तो 5 आदमी को हो जाएगा 35 गुने 5 यानी 175 रुपया। अच्छा, छठा आदमी अगर जोड़ देते हैं तो 150 एक से जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा। छठा आदमी जोड़ने के बाद 35 रुपया अधिक हो जाता है। सही उत्तर आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। सही उत्तर 252 आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेब 50 रुपये में 5 की दर से खरीदता है तथा उतने सेब 50 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। एक खरीदता है 50 रुपये में 5 की दर से, भागा दीजिए कितना आया, 10 आया। खरीद रहा है अब 50 रुपये में 10 की दर से, फिर 50 रुपये में 10 की दर से, टोटल लागत कितना आया, 15 रुपया। यानी आपको 15 रुपया है। 50 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है तो 50 रुपये में 6 की दर से अगर बेचता है तो इसको अगर भागा देते हैं तो 8.33 आता है। तो निकाल देंगे क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुने 100 तो टोटल मूल्य सबसे ज़्यादा है तो 8.33 माइनस 7 कितना आएगा, 15 ना आया था, 2 बार ना खरीदा था, कितना आ जाएगा, 7.5। 7.5 आया। 7.5 बटा किस पर निकालना है, इसी पर निकालना है, 7.5 पर निकालना है। 7.5 आपको उन्हें क्या करना है, 100। अगर इसको करेंगे हम तो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा सही उत्तर 11%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 650 रुपये में 2 कमीज खरीदा, उनमें से एक 7% लाभ पर, दूसरों को 6% हानि पर। उसे इस प्रकार बेचा कि लाभ ना लाभ और ना हानि, क्रय मूल्य का यानी कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है इसको दोस्तों, एक यहाँ देखना है 7% लाभ। क्या देखना है, 7% लाभ देखना है। तो 7% लाभ का मतलब 107 हो गया। फिर एक 6% हानि यानी 94, जो 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और 100 से कितना कम है, 6 ज़्यादा है ना। यानी लाभ हानि 100 पर निकाल रहे हैं। तो टोटल यहाँ कितना है, 65,600 रुपया। अब यहाँ देखिएगा 7 और यहाँ 6, यहाँ कितना का अंतर है, तो 13 का अंतर है। निकालना है कितना, अगर 60% लाभ पर निकालना तो 7 से गुना कर देना, 13 पच्चे 65 यानी 5 0, 7 पच्चे 35, 300 रुपया। फिर यह हो जाएगा 650 बटा 13 गुने कितना, अगर हानि पर निकालना है, दोनों का क्रय मूल्य निकालना है तो 13 पच्चे 65, 5 0, 6 पच्चे 300, यानी आंसर ए हो जाएगा। इसका करा, किसी नगर में 3 लाख की जनसंख्या में इतना पुरुष है, 50% जनसंख्या साक्षर है, 70% पुरुष साक्षर हो, तो महिलाओं की संख्या क्या निकालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, 24,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24,000। आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्ष में 8,000 चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या हो। तो आप इसका मैं सूत्र दे देता हूँ, ट्रिक, उस पर आप बैठा लीजिएगा। डी गुने 100 के पावर क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। डी बराबर हुआ डिफरेंट, निकाल लीजिएगा दोस्तों, अंतर कर रहा था, डिफरेंट निकाल लीजिएगा। ये पी बराबर सूत्र हुआ इसके माध्यम से 12, 22, 34, 48। अगली संख्या क्या आता है, कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 12 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 14 बढ़ा है। अब बढ़ाएंगे 16 और 18, तो 814 है ना, 64 और 8 से 12 82, सी आंसर हो जाएगा।
ये सोनू ने एक घड़ी अंकित मूल्य 30% डिस्काउंट पर खरीदा, उसे अंकित मूल्य 20% का लाभ हुआ, बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसे खरीदे के मूल्य कितने % का लाभ हुआ। तो कुछ नहीं करना है इसको, क्या करना है, 30% डिस्काउंट पर खरीदा, यानी 100 का जो मूल्य था वो कितना में खरीदा, 70 रुपये में खरीदा। अब कहता है उसे अंकित मूल्य पर, 100 पर 20% लाभ यानी 120 हुआ, तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ, 50 का। अब लाभ ये कितना % होगा, तो किस पर निकलेगा, किराया मूल्य तो उसको 70 रुपया ना खरीदा हुआ, तो आप रखिएगा 50 × 100 बटा 70 करिएगा, 1 × 500 बटा 7 करिएगा, तो आ जाएगा आपको 7×7 यानी 70 के आसपास में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीमा सुमिता की आयु से 2 गुनी है। रीमा सुमिता की आयु से कितना है, 2 गुनी। 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पूर्व सुमिता की आयु से 3 गुना थी, यानी 1 से 3 है ना। तो रीमा की आयु क्या करना है, तो क्या करना है, इसका अंतर कितना है, 2 है। तो इसका अंतर जब 2 है तो ऊपर से 2 दूनी 4 है, 1 दूनी 2, इसका अंतर कितना है, 1 है, तो 3 इकाई 3, इसका 3 इकाई 3 और 1 इकाई 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, रीमा सुमिता की आयु से 2 गुनी है, रीमा सुमिता की आयु से 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पूर्व सुमिता की आयु 3 गुनी है, 1 है, 3 है, तो इसका बराबर कर लीजिएगा दोस्तों, R और S है ना। इसका अंतर कितना है, 2 से, तो ऊपर से 2 से गुना कर देगा, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, नीचे का अंतर कितना है, 1, तो 3 का 3 और 1 का 1। अब देखिएगा यहाँ 3 वर्ष है, पहले से 3 वर्ष माइनस इसको ले लेंगे ऊपर में। अब इसका अंतर कितना है, 1, तो 1। अब किसका निकालना है, रीमा के, तो रीमा के 4 से गुना कर देंगे, 4 दिया 12 यानी 12 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कार्य के विरोध में सरकार द्वारा विरोध किया गया था। तो सरकार द्वारा जो विरोध किया गया था, चौकीदारी कर को कहा जाता है कि चौकीदारी करके जो विरोध किया गया था दोस्तों, सबने अवैज्ञानिक आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर अदा न करने पर आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन मुंगेर, सारण, भागलपुर जिला में काफी सफल रहा। गांधी जी दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 तक चलाए थे। कब से, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक था, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। गांधी जी क्या कहते कि मुट्ठी भर नमक लेकर के उसको भांग के थे, जिसे गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक सूची प्रसारित की, जो शराब पीते थे, उसे प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम है दोस्तों, आप याद रखिएगा, उस प्रदेश का नाम है बिहार। क्या है, बिहार। क्या नाम है, बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लोग शराब पीने से परहेज का आग्रह किया था, लेकिन जिसके बाद बिहार सरकार ने लोगों के लिए शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए सूची में लाए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। तो याद रखिएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। किसके कारण, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद में इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। बिहार में सरकार का गठन 1937 में चुनाव के आधार पर हुआ था, लेकिन पहले प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री को उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मोहम्मद यूनुस खान थे। कौन थे उस समय, मोहम्मद यूनुस खान कांग्रेस की ओर से, और सचिदानंद सिन्हा केवल नेतृत्व सरकार का गठन किया था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल के किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तय किया गया था 1885 में।
इसी वक्त कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कहा जाता है कि बंगाल में टेनेंसी एक्ट 1850 में बंगाल सरकार के एक अधिनियम था, जिसमें व्यापक किसान आंदोलन परिणाम स्वरूप जमींदार काश्तकार बहुत सारे का उल्लेख किया गया था। बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते हैं। जमींदारी की जमीन के किराए संबंधी अधिकार को सुनिश्चित करना था दोस्तों इसमें, जिसमें रैयत को बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता। अगर कोई रैयत के लगातार 12 वर्ष तक किसी जमीन को कायम रखता है तो उसका लगान जमींदार को दे रहा होगा। मैंने जमींदार को अगर 12 वर्ष तक कब्जा ले तो उसी को जमीन हो जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 ईस्वी में। कब बना? 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद बिहार एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया गया। उस समय उड़ीसा भी बिहार राज्य में ही था, शामिल था, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। 1936 में बिहार राज्य से उड़ीसा अलग हो गया, लेकिन 1947 के बाद भी एक राज्य तौर पर बिहार भौगोलिक सीमाएं जो का बना हुआ रहा है दोस्तों। 1956 में भाषाई के आधार पर बिहार को पुरुलिया जिले के कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर जब बिहार का एक जिला था पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड को दो अलग भागों में फिर बांट दिया गया दोस्तों। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में हुआ था। किस वर्ष? 1936 में हुआ था। उड़ीसा अलग था। 1912 में बंगाल से अलग हो गया था। 5 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ था। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो याद रखिएगा, बिहार से नहीं गुजरता, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरता है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अनुपात है 80 और 20 का अनुपात है। किसका? 80 और 20 का अनुपात है। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनाम को तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने कहा था। कौन कहा था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस जो थे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे दोस्तों। इन्होंने चंपारण के क्षेत्रीय यूरोपीय बागान मालिकों को शोषण एवं उनकी दुर्दशा को रचनाओं को वर्णन किया था। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। जो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल के सीमा के समानांतर, भारत नेपाल और सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश क्या है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। यह तराई प्रदेश में कीचड़ युक्त मिट्टी है दोस्तों। कौन सा? कीचड़ युक्त मिट्टी है। बिहार किसान सभा कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो याद रखिएगा, बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद थे, राहुल साकृत्यानंद थे, यदुनंदन शर्मा थे, यानी ये होगा क्वेश्चन दोस्तों। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठित कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठित हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कहा जाता है कि गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बिनपुरी एवं रामानंद मिश्रा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कौन कौन? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बिनपुरी, रामानंद मिश्रा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। लेकिन पटना में अंजुमन हॉल में इसकी स्थापना हुआ था 1934 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? श्री कृष्ण सिंह। कब क्या था? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 में बना था। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब बना था? 1937 में बना था, जिसमें कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री तथा अनुग्रह नारायण सिंह उप प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था दोस्तों। आज़ादी के बाद 1947 में बने मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के नाम से भी जाना जाता है।
अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। कौन कहते? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहते। 1903 में इंडियन पीपल्स नामक पत्रिका में दिया था दोस्तों। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था और 1740 में बंगाल का नवाब बना था दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन, अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।